Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir Biology. I hope so all of my students are fine. तो बेटा आज हम चालू करने वाले नया चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा हमारा जेनेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। जेनेटिक्स का पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनता है। 8-8 10-10 क्वेश्चन भी आते हैं एक चैप्टर से, समझा? तो दो जेनेटिक्स का चैप्टर है हमारा, एक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और एक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा आज हम जेनेटिक्स की बेसिस करने वाले हैं, है ना। आज हम फाउंडेशन करेंगे जेनेटिक्स के कि एकदम आपके बेसिक टॉपिक्स जेनेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक से कब हम एडवांस जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, आज हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़ा बहुत जेनेटिक्स के बारे में समझेंगे, कुछ टर्म्स है वो समझेंगे। तो इन शॉर्ट जो आज का सेशन है वो मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर की भूमिका बना रहे हैं हम लोग, इस चैप्टर की नींव रख रहे हैं, इस चैप्टर की फाउंडेशन बना रहे हैं। हम समझें कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमोलोगस पेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर को वो आपके बेसिस है। बेटा अगर आपके बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी एडवांस चीज़ें पढ़ाए, लेकिन आपको अपने बेसिस ही क्लियर नहीं है तो एडवांस तक आप जा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले बेटा आपको अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों ये समझते हैं पहले कि जेनेटिक्स, अभी मैंने शब्द बोला एक, जेनेटिक्स का यूनिट स्टार्ट हो चुका है। सो जेनेटिक्स क्या है बेटा? ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बेटा जेनेटिक्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी है, पूरी अलग से स्टडी होती है, ठीक है। थैंक्स टू मेंडल, जिनके वजह से हमें जेनेटिक्स का मतलब पता चला क्या होता है। बेटा मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो इनके वजह से जेनेटिक्स का पूरा हमारा, है ना, डिपार्टमेंट ही खड़ा हो गया जेनेटिक्स का, क्योंकि वही पहले इंसान थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जेनेटिक्स के फील्ड में। हम बात करेंगे आगे बेटा। तो जब भी मैं जेनेटिक्स की बात करूं बेटा तो चैप्टर का नाम ही क्या रहेगा पहले समझो, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या? कोई रूल्स, कोई लॉस, है ना, ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये हम समझेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है ना। तो पहले समझते हैं कि जो आपके जेनेटिक्स की टर्म है इसको थोड़ा और अंदर घुसते हैं तो आपको मिलता है कि बेटा एक हेरिडिटी टर्म मिलती है, एक टर्म मिलती है आपको हेरिडिटी और एक टर्म मिलती है आपको वेरिएशंस, ठीक है। सो व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। बेटा कैरेक्टर का पास ऑन होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, है ना। अब एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा ये पोस्ट किसका है ना, है, कितने आदमी थे, है ना। डायलॉग जो है वो है हमारे किसका, गब्बर मूवी का है, लेकिन हमारे जो एक्टर थे अमिताभ बच्चन, है ना, उनके जो बच्चा है अभिषेक बच्चन, उन दोनों की हाइट है ना। मतलब अमिताभ बच्चन ने अपने जेनेटिक्स में क्या दिया, अपनी हेरिडिटी में क्या दिया, अभिषेक बच्चन को हाइट दी, है ना। तो क्या हुआ बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अमिताभ बच्चन ने अपनी हाइट अभिषेक बच्चन को दे दी, अपने बच्चे को दे दी, तो ये होता है हेरिडिटी बेटा। अब ये पूरे प्रोसेस को, जो आपका कैरेक्टर गया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये पूरे प्रोसेस को आप बोलते हो इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हेरिडिटी क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का होना, है ना, एक कैरेक्टर से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का जाना। और इनहेरिटेंस क्या होता है? ये जो प्रोसेस है जिससे वो जाता है इसको आप बोलते हो इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है और हेरिडिटी ट्रांसमिट करती है कैरेक्टर को, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी एक चीज और लिखती है, इनहेरिटेंस जो होता है बेटा वो क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस ही हेरिडिटी का बेस बनाती है, क्योंकि अगर प्रोसेस ट्रांसमिट ही नहीं होंगे, वो प्रोसेस ही नहीं होगा तो ट्रांसमिशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा, है ना, अगर प्रोसेस ही सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो। ओके, तो एक और टर्म आती है वेरिएशन। बेटा वेरिएशन क्या है? ये आपसे नाम से पता चलता है बेटा, है ना।
फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में भी टर्म आती है ना, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएशंस, है ना। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है बेटा, चेंज, है ना। कॉन्स्टेंट मतलब होता है सेम। वेरिएशन मतलब क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हो, आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंस दिखते हो, क्यों? बिकॉज आप पे क्या है, वेरिएशन हुआ है। वेरिएशन क्यों होता है बेटा? बिकॉज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है, समझ आया? तो ये होता है बेटा वेरिएशन। तो वेरिएशन क्यों होता है? 11th में मैंने आपको पढ़ाया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें मैंने आपको समझाया था बेटा मियोसिस में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके वजह से क्या होता है बेटा, आपके वेरिएशंस आते हैं। एक और रीजन होता है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से भी क्या होता है, आप में वेरिएशंस आते हैं। सो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये टर्म्स, हम तीनों टर्म से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। और आपके एनसीईआरटी में इंट्रो क्या बोला है, आपके एनसीईआरटी में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक चीज बोली गई है, क्या? दैट ह्यूमंस इवन बिफोर 8000 to 1000 BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना, न्यू दैट द कॉज ऑफ वेरिएशन आर हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा 8000 से 1000 BC पहले, अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने 8000 लिखा है। अब काफी बच्चे बोलते हैं यहाँ पे 10,000 नहीं आएगा, नहीं बेटा ये 1000 आएगा। क्यों? क्योंकि बिफोर क्राइस्ट में ईयर्स रिवर्स चलते थे। फॉर एग्जाम्पल 8000, 7000, 6000, 5000, 4000 या 3000, 2000, 1000, समझो, तो रिवर्स चलता था पहले बिफोर क्राइस्ट। तो ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8000 to 1000 बिफोर क्राइस्ट, है ना। उनको पहले से पता था, इतने टाइम से पहले, इतने बहुत टाइम पहले ह्यूमंस को पहले से पता था कि बेटा वेरिएशंस क्यों आते हैं, क्योंकि क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है बेटा, वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, और क्या बोला आपके एनसीईआरटी ने, दैट साहिवाल काव ऑफ पंजाब इज फाउंड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एंसेस्टर वाइल्ड काउ। बेटा हमने साहिवाल काव बनाई, है ना, पंजाब में, जिसमें हमने सुपीरियर ब्रीड्स लिए थे। हमको ये तो पता चल गया था कि बेटा वेरिएशंस क्यों होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने बोला कि हम इसको मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ कि मेरे पास एक काव हो जो अच्छी खासा दूध वाली हो, जो अच्छा खासा दूध दे, है ना, मिल्क दे, और अच्छी हेल्दी भी हो, तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक अच्छी काव का जीन लिया जो अच्छा खासा मिल्क देती है, और मैंने एक बुल का जीन लिया तो ये काफी स्ट्रांग है, बुल, है ना, सांड का और गाय का ब्रीड करवाया, तो क्या बना, जो भी बेटा बनेगा ऑर्गेनिज्म, वो जो गाय होगी वो दूध वाली भी होगी और साथ में स्ट्रांग भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से किया। हमने अभी जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ के आए थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हमने वहां पे अपनी बुद्धि लगाई और आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज किया, हमने सुपीरियर ब्रीड्स को चूज किया। मैं चाहता हूं कि मेरे ब्रीड्स के पोलन ग्रेन वहां पे जाए, मेरी चॉइस के, मेरे डिजायर पोलन ग्रेन्स वहां पे जाए, तो हमने क्या किया था बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था। वैसे यहाँ पे भी हम आर्टिफिशियल, है ना, सिलेक्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे एक सुपीरियर ब्रीड्स की स्पीशी बनानी है। तो ये आपके एनसीईआरटी ने अभी तक बात करी हुई है। और क्या बोला आपके एनसीईआरटी ने? अब चलते बेटा, इतनी आपके एनसीईआरटी में बातें करी गई थी। अब बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम टर्म्स की गेम खेलेंगे। हमें टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की काफी अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके हम सीख पाएंगे कुछ चीजें। ओके, अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर की टर्म्स बहुत सारी है, तो हम एक एक टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। कुछ टर्म आपने पहले से पढ़ी होगी 11th में, और कुछ टर्म हम अभी नहीं समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर बेटा मैं एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, जिसको मतलब जेनेटिक्स में कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं, डीएनए जीन नहीं पता क्या होता है, तो भी ये चैप्टर में एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ही कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, थोड़ा बहुत पहले से आइडिया होगा। बस मुझे थोड़ी बहुत आपकी वो नॉलेज चाहिए, और मैं यहाँ से आपको उठा के बस एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा इसमें, डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स, जीन, अलील्स, इन सब के एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या होता है। सो अगर मैं बात करूं डीएनए की बेटा, देखो डीएनए ये रहा हमारा, है ना, डबल हेलिक्स के फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो कि डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। ओके, कितने मीटर का है,
2.2 मीटर का हमारा डीएनए होता है बेटा, है ना। 2.2 मीटर मतलब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और कैसा कंडीशन में होता है बेटा, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, इसे हम कहते हैं डीएनए। फिर क्या होता है बेटा, डीएनए ना भैया पैकेजिंग कर लेता है। पैकेजिंग मतलब क्या होता है, इनके पास बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो क्या होता है, जो डीएनए होता है वो इसकी सराउंडिंग में ऐसे ऐसे लपेट लेता है अपने आप को, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा मीटर, इतना 2.2 मीटर का धागा है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होगा। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर हिस्टोन प्रोटीन्स, जिनके ऊपर क्या होती है बेटा, रैपिंग हो जाती है और छोटा बन जाता है हमारा, है ना। जैसे पतंग चगाते हो आप लोग, बहुत सारा धागा पड़ा रहता है, तो वो धागे को, जो थ्रेड होता है बेटा, उसको आप एक नॉर्मल पेपर लो, उसको पिंडुल बनाओ और इसके ऊपर आप धागे को लपेट लो, है ना। वही तो हुआ बेटा, वो जो पिंडुल बनाया आपने, मतलब जो आपने पेपर का गोल गोल बनाया, वो क्या है, वो आपका हिस्टोन प्रोटीन्स है। और जो धागे से आपने लपेटा वो क्या है, वो आपका डीएनए है। तो जैसे पैकेजिंग होती है बेटा, पैकेजिंग के बाद बेटा ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो, क्रोमाटिन थ्रेड। ऐसे ऐसे क्रोमाटिन थ्रेड बन जाते हैं बहुत सारे बेटा, है ना। बीच में से हिस्टोन प्रोटीन फंसे होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, डिवीजन होता है इनका। फिर डिवीजन के बाद क्या होगा, मेटाफेज होता है, पता है हमको, प्रोफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है बेटा, अब जाके क्रोमोसोम बनता है। तो हमने कैसे डीएनए से, है ना, पैकेजिंग करा के कैसे हमने क्रोमोसोम बनाया बेटा, है ना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। कुछ याद आया आपको? हाँ सर, याद आया, 11th में ऐसा कुछ हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, आ जाओ अब जीन करते हैं। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? तो जीन बेटा डीएनए का ही फ्रेगमेंट है। डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अब एक्सप्रेस कर सकता है मतलब वो कोई इंसान थोड़ी है कि प्रपोज कर देगा, है ना, कि एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं, नहीं, उस वे में एक्सप्रेस नहीं करना। डीएनए अपना को कैसे एक्सप्रेस करता है कि बेटा डीएनए से डीएनए बन जाता है कभी कभी, है ना। उसे क्या बोलते हो आप, डुप्लीकेशन बोलते हो। डीएनए की खुद की कॉपी बन जाती है, डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है बेटा, ट्रांसलेशन। ये सब क्या है बेटा, ये डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, है ना। तो वो डीएनए का सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बेटा, उसको हम जीन कहते हैं। सो व्हाट इज जीन? जीन इज अ कोडिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब दैट इज इट कैन मेक आरएनए एंड प्रोटीन, उसे बेटा जीन कहते हैं। तो जीन क्या, अगर पूछे तो बता देना, डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है। ओके बेटा, जीन को क्या बोलते हो, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कोई पूछे तो प्लीज, आईएमपी है, आप लिख के आ जाना क्या होता है बेटा, जीन, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं बेटा, अलील, या अलील बोल लो आप इसको, या अलीलोमॉर्फ बोल लो, या अलीलोमॉर्फिक पेयर्स। ये क्या होते हैं बेटा, अब समझना है। द टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द सेम जीन, है ना। एक ही जीन है, एक ही जीन के अगर आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मिल जाए, एक ही जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म मिल जाए, उसे आप अलील कहते हैं। मतलब मेरे पास एक जीन है, वो जीन है हाइट का। अब हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है, बट जीन तो सेम ही है। जीन तो सेम ही है, जीन हाइट का है, बट टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। ये क्या, ये इसके अलील्स है। सो व्हाट आर अलील्स? अलील्स आर द टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द सेम जीन। मैंने अभी यही समझाया आपको कि जीन क्या है, समझ लो मेरे पास प्लांट की हाइट है, एक जीन है, हाइट का जीन है, ये हाइट वाला जीन है। तो टॉल हुआ तो कैपिटल टी अगर आता है, कैपिटल टी अगर आपका आ गया, है ना, अलील, तो क्या हो गया बेटा, एक टॉल। अगर स्मॉल टी आ गया तो क्या हो जाता है बेटा, ड्वार्फ, है ना। बट है तो ये सेम ही जीन हाइट के। तो अलील क्या होता है बेटा, इट इज द टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द सेम जीन। इसे क्या बोलते हो बेटा, आप अलील बोलते हो। तो जीन समझ आया, अलील समझ आया, ये सारी आपकी चीजें मैंने बात यहाँ पे कर ली है। और बेटा मेंडल साहब ने जब कंट्रीब्यूशन दिया था अपने जेनेटिक्स में, तब बहुत टाइम पहले की बात है, तब वहाँ पे जीन वर्ड निकला ही नहीं था। तो मेंडल भाई साहब जीन नहीं बोलते थे, उसको फैक्टर्स कहते थे। ये आगे बताऊंगा वापस मैं आपको, तो अभी से बता देता हूँ आपको। तो जीन है बेटा, है ना, मेंडल साहब उसको जीन नहीं बोलते थे, उसे क्या बोलते थे, फैक्टर्स। फैक्टर्स ये पता होना चाहिए आपको, ये तब जीन वर्ड पता ही नहीं था क्या होता है, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर और ट्रेड, जैसे मैंने अभी समझाया है ना। बेटा कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फीचर। फॉर एग्जाम्पल हाइट है, वो क्या है? एक फीचर है। अब हाइट कैसी है, वो क्या हो गया? वो हो गया उसका ट्रेट। तो कैरेक्टर क्या होता है बेटा? फीचर। जैसे हाइट है तो ट्रेट क्या होगा उसका? या तो वो टॉल हो सकता है या वो ड्वार्फ हो सकता है ना। स्किन है तो स्किन का अपना कैरेक्टर है, या तो वो डार्क हो सकती है या तो वो लाइट हो सकती है। ठीक है। आइस है, आइस का जीन है तो या तो आइस ब्लू हो सकती है या तो आपकी आइस डार्क डार्क ब्लैक हो सकती है। ठीक है। तो ऐसे हाइट होता है बेटा, है ना। हाइट मतलब फीचर, और ट्रेट मतलब क्या होता है ना, इसके कैसा है वो, कि अपना कैरेक्टर कैसा है, तो ये होता है ट्रेट। सो ट्रेट क्या होता है? इट इज अ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रेट मतलब क्या होता है? वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर कैसा वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है एक दूसरे से, वो होता है बेटा क्या? ट्रेट। सो ट्रेट मतलब वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, मैंने आप पे लिख दिया आपको। ठीक है। और क्या पता है आपको? एग्जाम्पल देकर मैंने आपको अभी समझाया, हाइट है तो वो कैरेक्टर है, फीचर है। ओके। टॉल और ड्वार्फ ये क्या हो गया? ये हो गया इसका ट्रेट। फ्लावर कलर ये हो गया कैरेक्टर। ट्रेट क्या हो सकता है? या तो वायलेट हो सकता है या तो व्हाइट हो सकता है। सीड कलर या तो वो राउंड होगा या तो वो रिंगल्ड होगा। सीड का शेप, सीड सीड का कलर, सॉरी सीड का कलर मैं यहाँ पे उल्टा उल्टा पुल्टा कर दिया, सॉरी। ये सीड का, यहाँ पे सीड शेप आएगा, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। यहाँ सीड शेप आएगा और यहाँ पे सीड कलर आएगा। थोड़ा बस बेटा जल्दबाजी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। सीड का शेप क्या होता है बेटा? तो वो राउंड हो सकता है। सीड का शेप क्या होता है? या राउंड हो सकता है या वो रिंगल मतलब खुरदुरा हो सकता है, रफ हो सकता है ना। और सीड कलर मतलब क्या? या तो येलो हो सकता है या वो ग्रीन हो सकता है। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल देके रखे, मैं डिटेल में इसके बारे में आगे बात करूंगा। अभी मैं आपको बस ये समझा कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। डन। आगे चलते हैं बेटा। डोमिनेंट ट्रेड एंड रेसेसिव ट्रेड। अभी आपने समझा कि ट्रेड ये होती है ना, ट्रेड ये हो सकती है, मतलब वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। सो डोमिनेंट ट्रेड क्या होती है और रेसेसिव ट्रेड क्या होती है, ये पढ़ लेते हैं। सो डोमिनेंट ट्रेड क्या होती है? द ट्रेड दैट एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? आपको डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं, है ना। उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी जो होता है वो बेटा टॉलनेस के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। और मुझे दिखाना है कि ये जो प्लांट है ये टॉल है, तो मैं यूज करूंगा बेटा कैपिटल टी। तो इट इज अ डोमिनेंट, क्या है ये? एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब जब टॉल होगा वो, तो बेटा क्या होगा? इसमें एक कैपिटल टी भी होगा अलील, और एक कैपिटल टी भी होगा, है ना। दोनों कैपिटल टी क्या बेटा दिखाते कि ये टॉल है ना। अगर कैपिटल टी हुआ और स्मॉल टी है तो यहां समझना, अब यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस आएगा। अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो जो कैपिटल टी होगा बेटा वो एक्सप्रेस करेगा, वही तो लिखा है मैंने, द ट्रेड विच कैन एक्सप्रेस, है ना। अगर वो कैपिटल टी तो कोई टेंशन नहीं है, वो टॉल ही होगा। तो अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आता है तो बेटा हमेशा कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा। अगर एक रूम है बेटा, वो रूम के अंदर एक अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है तो कहना मुश्किल है कि कंपटीशन होगा आपस में तो शायद दोनों ही जीत जाए या दोनों ही हार जाए। बट अगर एक पतला होगा इंसान और एक तगड़ा होगा इंसान तो जाहिर सी बात है तगड़ा इंसान जीत जाएगा। तो जो हमेशा टॉल होता है, डोमिनेंट होता है बेटा, वो हमेशा एक्सप्रेस करता है। तो ये होता है बेटा डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। फिर चलता बेटा रेसेसिव ट्रेट। ये क्या होता है? द ट्रेट विच कांट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। वही तो बताया मैंने, जो पतला सा अगर लड़का आ गया, है ना, अगर एकदम हेल्दी लड़का है, मोटा लड़का है, जो हेल्दी होगा तो बेटा पतले के ऊपर वार करेगा और वो पतला वाला खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब जब तक वो हेल्दी वाला पर्सन है तब तक जो पतला वाला पर्सन है उसकी नहीं चलेगी, है ना, हमेशा स्ट्रॉन्ग की चलती है, वीक की नहीं चलेगी। तो द ट्रेट विच कांट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, है ना, डोमिनेंट ट्रेट के प्रेजेंस में जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए उससे वो क्या बोलते हो बेटा आप? रेसेसिव ट्रेट। जो हेल्दी है वो क्या है? डोमिनेंट। जो पतला है वो क्या है? रेसेसिव। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? और बेटा इसको डिनोट कैसे करते हैं? रेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो बेटा आप, है ना। रेसिव को क्या करते हो बेटा आप? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो। सो स्मॉल टी आ गया तो ये क्या होगा बेटा? ये आपका ड्वार्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वार्फ।
तो स्मॉल टी आ चुका है अपना। बट अगर कैपिटल टी हुआ तो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो भी टॉल। बट अगर स्मॉल टी हुआ तो बेटा ड्वार्फ बनेगा, क्योंकि बेटा एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा ना यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे डोमिनेंट होता तो एक्सप्रेस कर पाता, ये डोमिनेंट है ही नहीं, दोनों यहाँ पे रेसेसिव है। अगर दोनों पतले पतले खिलाड़ी है तो बल्ले बल्ले करेंगे, है ना। तो आगे आने दो, देखो ये हो गया इतना अपना डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। ओके, अब आगे कुछ बात करेंगे बेटा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में बात करेंगे। बड़े समझने से पहले आपको थोड़ा सा 11th का सेल साइकिल सेल डिवीजन का चैप्टर कुछ आपको दिमाग में आइडिया आना चाहिए। बेटा अभी हमने यहाँ पे कुछ क्रोमाटिन थ्रेड्स बनाए थे, याद है? यहाँ पे हमने बनाए थे क्रोमाटिन थ्रेड्स। तो क्या होता है बेटा, एस फेस आता है, सिंथेसिस फेस। जब एक क्रोमाटिन थ्रेड दो के पैर में बन जाएगा, मतलब है वो एक एक ही, बस खाली आपस में क्या होगा बेटा, पैर हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, कंपोनेंट है, वो डबल हो जाता है। नंबर सेम ही है यार, 23 क्रोमोसोम्स ही है, पैर्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। बस खाली क्या हो गया बेटा, पैरिंग में हो गई है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, एम से मेटाफेस हुआ, मेटाफेस के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको ऐसे क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं जैसे हमने बनाए थे वहां पे, है ना। सिर्फ पैर में आ गए क्रोमोसोम्स। तो पहले सिंगल सिंगल पढ़े थे बेटा, है ना, और फिर क्या हो गया, एकदम पैर में आ गए, ठीक है। तो ये आपकी 11th में एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, है ना। जेनेटिक कंटेंट गेट्स डबल बट योर नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या पता है हमको। फिर हमको पता है कि बेटा जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, है ना, वो कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, वैसे ही बेटा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, है ना। हमारे पास प्रेजेंट है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है हमारे पास। तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम देखो आपस में कैसे ये कैसे आपस में होमोलोगस। सो व्हाट इज होमोलोगस व्हाट इज होमोलोगस पेयर, ये मैंने आपको बताया था बेटा 11th में। होमोलोगस पेयर क्या होता है, जब आपस में दोनों के सेम साइज हो, सेम स्ट्रक्चर हो और सेम जीन प्रेजेंट हो, दोनों क्रोमोसोम के पास सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर और अगर सेम जीन एकदम सेम टू सेम प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, तो बोलूंगा बेटा ये है होमोलोगस पेयर। चलो आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, ये रहा होमोलोगस पेयर। सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम जीन, जीन भी सेम होना चाहिए बेटा इनके पास। फॉर एग्जाम्पल ये वाले क्रोमोसोम के पास अगर प्लांट के हाइट वाला जीन है, तो बेटा ये वाले क्रोमोसोम के पास भी प्लांट के हाइट वाला जीन ही होना चाहिए, है ना। अगर इतने वाले पार्ट के पास ये कलर वाला जीन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कलर वाला जीन ही होना चाहिए, समझा। तो ये होता है बेटा होमोलोगस पेयर। सो होमोलोगस का मतलब होता है बेटा, होमो मतलब सेम, सेम टाइप का स्ट्रक्चर, सेम जीन, है ना। लिखा ना, अभी पीछे लिखा था मैंने आपको, सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज और सेम जीन हो, तो इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस पेयर। अब देखो एक वर्ड समझना है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सो बेटा होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस मतलब होता है जब दोनों अलील, कैपिटल टी क्या दोनों अलील है ना, और स्मॉल टी ये दोनों कैसे आपस में, है ना, ये भी सेम सेम है, ये भी सेम सेम है। तो होमो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, है ना। जब दोनों अलील क्या है आपस में सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। इफ बोथ द अलील्स आर सेम, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या होता है बेटा, होमो का मतलब ही सेम होता है, ठीक। फिर चलते बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो अलग अलील है, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, है ना। ये टॉल को करता है, ये ड्वार्फ को एक्सप्रेस करता है। और हमको पता है बेटा जब भी डोमिनेंट होगा तो क्या होगा बेटा, हमेशा डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है रेसेसिव के साथ, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये एक हेटेरोजाइगस है। हेटेरो मतलब क्या होता है बेटा, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, है ना। हेटेरो मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट, ये पता होना चाहिए आपको। तो बोथ अलील्स आर डिफरेंट। सो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस मतलब होता है कि दोनों अलील सेम है। और हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है, जब दोनों अलील्स डिफरेंट हो। इजी, आगे चलते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। बेटा ये क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जो कि बाहर से आपको दिख रहा है कि ये पर्सन ने कपड़े पहने हुए, ये ऐसा है, इसकी हाइट ऐसी है, ये सब क्या हो गया बेटा, कैरेक्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट आपको दिख पा रही है
है ना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है आपके, उसको बोलते हैं आप फिनोटाइप। अब वो हाइट क्यों है? क्योंकि उसके पास कैसा जीन होगा बेटा? डोमिनेटिंग जीन होगा, है ना, कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो बेटा वो क्या होगा? उसका जीनोटाइप, जो अंदर का कंपोजिशन है, और जो बाहर से दिख रहा है बेटा वो क्या है? फिनोटाइप। सो व्हाट इज फिनोटाइप? इट्स मॉर्फोलॉजिकल। आपको पता है व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो फिनोटाइप आप बोलोगे मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस, या फिर आप बोलोगे उसका एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल बताया मैं आपको, कोई टॉल दिख रहा है, कोई इंसान, कोई ड्वार्फ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, है ना, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। सो जीनोटाइप बेटा, तो फॉर एग्जाम्पल कोई टॉल है तो भी बताया मैंने, या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। बट अगर ड्वार्फ है तो उसके पास कंपल्सरी क्या होगा बेटा? स्मॉल टी होगा। सो फिनोटाइप जो आप ऑब्जर्व कैरेक्टर्स देख सकते हो, और जीनोटाइप मतलब अंदर का जो माल मसाला है कि वो क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक मैंने सारे आपके टर्म्स क्लैरिटी कर दी है, एक एक टर्म्स को मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझाया हुआ है। आई होप सो आपको सारी टर्म्स क्लियर होगी बेटा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा? हम मेंडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा बेटा, है ना, और आपको समझाऊंगा पूरा चैप्टर बड़े आराम से, बड़ी डिटेल में। ओके, सो यहाँ तक अपने खत्म करते हैं, मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।